हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां का सिलेबस साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आज हम लोग जानेंगे पार्ट 7 में जानेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में। खनिज क्या है और ऊर्जा संसाधन किसको कहते हैं, जिसके बारे में जानेंगे। खनिज को इंग्लिश में मिनरल्स कहा जाता है और ऊर्जा को एनर्जी कहा जाता है, संसाधन को रिसोर्सेज कहा जाता है। तो हम लोग जानेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, मिनरल एवं एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हम लोग जानेंगे आज। खनिज संपदा की उपलब्धि किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास का सूचक होता है। खनिज संपदा की क्या उपलब्धता की किसी भी क्षेत्र में के आर्थिक विकास का क्या होता है, सूचक होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि आपके किसी भी देश के या किसी भी राज्य में खनिज संपदा अधिक मात्रा में है तो उसका आर्थिक स्थिति यानी आर्थिक विकास बहुत ही आगे रहेगा या डेवलप्ड रहेगा। बिहार विभाजन के बाद खनिज संपदा क्षेत्र झारखंड में चला गया। देखा जाए तो बिहार विभाजन हुआ, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए कि बिहार विभाजन कब हुआ, छोटा डेट के साथ, ये नहीं कि 2000 खाली लिख दीजिएगा, छोटा डेट के साथ लिखा है कि बिहार विभाजन कब हुआ। बिहार राज्य खनिज संपदा से लगभग खाली हो गया था। बिहार राज्य खनिज संपदा से लगभग खाली हो गया था। अब यहाँ देश की खनिज संसाधन का भंडार 1% से भी कम हुआ। अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि यहाँ के जो देश की खनिज संसाधन है का भंडार है 1% से भी क्या रहा, बहुत ही कम रह गया। यानी जितना खनिज संसाधन था सारा कहाँ चला गया, झारखंड में चला गया। जब झारखंड से विभाजन हुआ बिहार से, उसके बाद चूना पत्थर और पायराइट्स ही दो ऐसे खनिज हैं। चूना पत्थर और पायराइट्स ही दो ऐसे खनिज हैं जो यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कौन मात्रा में उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त बॉक्साइड, क्वाइटाइज, फेल्सपार, मैग्नेटाइट आदि थोड़ी बहुत मात्रा में संचित है। का अगर देखा जाए तो इसी का क्या है, बॉक्साइड और बिहार में जो बचा हुआ है, जो क्या बचा हुआ है, बॉक्साइड थोड़ा बहुत बचा हुआ है, फेल्सपार बचा हुआ है, मैग्नेटाइट बचा हुआ और बहुत सारी थोड़ी सी चीज़ें बचे हुए हैं। 2005 से 6 में खनिज संपदा से बिहार को 96.38 करोड़ रुपया का राजस्व प्राप्त हुआ। देखा जाए तो 2005 से 6 के बीच में खनिज संपदा में बिहार में क्या चीज़ हुआ, 96 से 98 करोड़ रुपया का राजस्व प्राप्त हुआ। बिहार के खनिज को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है। अगर देखा जाए तो बिहार के खनिज जो है उसको निम्न वर्गों में रखा जा सकता है, या कह सकते हैं निम्न तरीके से रखा जा सकता है। सबसे पहला हम लोग समझते हैं कौन सा, सबसे पहले समझते हैं धात्विक खनिज, जिसको कहते हैं मेटलिक मिनरल्स। कौन मिनरल्स, मेट्रिक मिनरल्स, धात्विक खनिज। इसके अंतर्गत बॉक्साइड, मैग्नाइट और सोना अयस्क आते हैं। इसके अंतर्गत बॉक्साइड, मैग्नेटाइट और सोना अयस्क आते हैं। बॉक्साइड का भंडार बिहार में 1.5 हजार मीट्रिक टन है। बॉक्साइड का भंडारण देखा जाए, यानी बॉक्साइड का भंडारण मतलब एक जगह रखा सीमित है या एक जगह इकट्ठा है, नहीं, पहाड़ी इलाका में या कह सकते हैं नीचे ज़मीन की निचली सतह में बॉक्साइड पता है, तो इसको मेट्रिक से पता चलता है, इसके मापक से पता चलता है कि लगभग इसका 1.5 हजार मीट्रिक टन है। नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताए 1 मीट्रिक टन बराबर कितने होते हैं, कितने केजी होते हैं, 1 मीट्रिक टन बराबर कितने केजी होते हैं। जमुई और बांका जिले में मिलता है। और ये भी जो मीट्रिक टन 1.5 हजार मीट्रिक टन बनता है, कौन सा जिला में, जमुई और बांका जिला में मिलता है। मैग्नेटाइट पत्थर का कुल भंडारण 0.59 हजार मीट्रिक टन है। अगर देखा जाए मैग्नेटाइट जो पत्थर का कुल भंडारण है, कितना भंडारण है, 0.59 हजार मीट्रिक टन है। यह बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। कौन क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में यह मिलता है। सोना अयस्क यहाँ के बहुत अल्प मात्रा में दक्षिणी बिहार की नदियों के बालू के रेत के साथ मिलता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सोना अयस्क भी मिलता है, और कौची मिलता है, दक्षिणी अल्प मात्रा में। अल्प मात्रा मतलब कौची, बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, सोना अयस्क मिलता है। वो दक्षिणी बिहार में, कौन बिहार, दक्षिणी बिहार में मिलता है। नदिया के बालू के रेत के साथ मिलते हैं, जिसमें सोना धातु की मात्रा 0.6 से 0.6 ग्राम प्रति टन प्राप्त होता है। यानी 1 टन में मात्र सोना कितना प्राप्त होता है, 0.5 ग्राम से लेकर 0.6 ग्राम होता है। 1 टन बालू में मात्र 1 ग्राम ही नहीं, 1 ग्राम का भी 10वां भाग प्राप्त होता है सोना। सोना अयस्क का कुल भंडारण
128.18 मीट्रिक टन है। अगर देखा जाए सोन एस का कुल भंडारण कितना है 128.88 मीट्रिक टन है। बिहार में इसका वाणिज्य उत्पादन नहीं हो पाता है। अगर देखा जाए तो बिहार में इसका उत्पादन नहीं किया जा रहा है। ये क्या कह सकते हैं हम लोग, इतने स्रोत नहीं हैं कि बिहार में क्या किया जाए सोना को खोद कर निकाला जा सके। तो वो आप ध्यान आ गया आपके पास हरी वाली डिबिया के पास। बोल सर कौन वाली डिबिया? हरी वाली डिबिया। क्या आप जानते हैं, डू यू नो मस्कोवाइट? कौन वाइट? मस्कोवाइट बहुत ही उच्च कोटि का अभ्रक होता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे, कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, क्वेश्चन पूछ दे उच्च कोटि का अभ्रक को उसको कहते हैं, तो मस्कोवाइट को उच्च कोटि का अभ्रक कहा जाता है। इसे बंगाल रूपी जी बंगाल रूबी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे कौन रूबी के नाम से जाना जाता है? बंगाल रूबी के नाम से जाना जाता है। यह लाल तांबे के रंग का होता है। ये किसके रंग का होता है? लाल तांबे के रंग का होता है और इसकी परतें बहुत मोटी होती है। ये लाल रंग का होता है, तांबे का होता है, इसकी परत बहुत ही मोटी होती है। 15 से 30 सेंटीमीटर लंबी और 8 से 10 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ये जो चट्टान इसकी होती है अभ्रक का, जो 15 से 30 सेंटीमीटर तक कच्ची होती है, लंबी होती है, और 8 से 10 सेंटीमीटर चौड़ी इसकी होती है। खैर अभ्रक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अगर देखा जाए तो अभ्रक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला मस्कोवाइट, दूसरा फैलोगोफाइट एवं बायोफाइट। पहला मस्कोवाइट, फैलोगोफाइट और वाइकोबाइट, ये 3 प्रकार के अभ्रक होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा बताइए अभ्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्वेश्चन में क्या लिखिएगा? अभ्रक 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा तीनों का नाम लिखिए, तो आप क्या लिखिएगा? मस्कोबाइट, फैलोगोफाइट एवं बास्कोबाइट कहते हैं। करा अगला दूसरा, पहला भाग में तो बांटा गया था धातु खनिज को, दूसरा भाग में इसको बांटा गया आध्यात्मिक खनिज। आध्यात्मिक जिसमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स, इसमें धातु नहीं पाए जाएंगे या अधातु होंगे। जैसे चूना पत्थर, कौन पत्थर? चूना पत्थर। अभ्रक, डोलोमाइट, सिलिका सैंड, पायराइट्स, क्वार्ट्जन, फेल्सपार, चीनी मिट्टी, स्लेट एवं सोरा जैसे आध्यात्मिक खनिज हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बताइए तीन प्रकार के आध्यात्मिक खनिज के नाम लिखे। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, चूना पत्थर, अभ्रक, डोलोमाइट, सिलिका सैंड, पायराइट्स, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, चीनी मिट्टी, स्लेट एवं सोरा इत्यादि बोल सकते हैं। यहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? आध्यात्मिक खनिज के रूप में पाए जाते हैं। बिहार में चूना पत्थर का कुल भंडारण 210.85 हजार मीट्रिक टन है। कौन मीट्रिक टन है? 210.85 हजार मीट्रिक टन है। यह मुख्य रूप से, कौन रूप से? मुख्य रूप से कैमूर एवं रोहतांस में मिलता है। अगर देखा जाए तो यह मुख्य रूप से कौन जिले में मिलता है? कैमूर जिले में और रोहतांस जिले में मिलता है। इसका वार्षिक उत्पादन, कौन उत्पादन? इसका वार्षिक उत्पादन 260 लाख टन। कैसौ लाख टन? 260 लाख टन। और इसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है। इसका क्वेश्चन पूछेगा कि आपको इसका उपयोग कोची में होता है, तो उसका मुख्य उपयोग होता है कोची में सीमेंट रूप में अभ्रक का उपयोग होता है। इसके घरेलू उपयोग में भी लाया जा सकता है। इसको कौन उपयोग में लाया जा सकता है? घरेलू उपयोग में, यानी कहने मतलब घर के काम में भी इसका यूज कर सकते हैं। अगला करा अभ्रक का कुल भंडारण 60.35 हजार मीट्रिक टन है। अभ्रक का कुल उत्पादन कितना है? 60.35 हजार मीट्रिक टन है और यह झारखंड से संलग्न क्षेत्र में पाया जाता है। और देखा जाए तो ये झारखंड से कौन क्षेत्र में पाया जाता है? संलग्न, यानी कि झारखंड से लगे ही क्षेत्र में पाया जाता है। जहाँ जैसे कौन कौन से? नवादा, जमुई, बांका जिले में इसका भंडारण, किसका भंडारण? अभ्रक का। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि आप बताइए कि अभ्रक का भंडारण कौन कौन से बिहार के कौन कौन से जिले में है? तो नवादा, जमुई और बांका में है। बिहार में मस्कोवाइट अभ्रक पाया जाता है। बिहार में कौन से अभ्रक पाए जाते हैं? मस्कोवाइट। अभ्रक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उनमें से सबसे पहला कौन है? मस्कोवाइट। तो बिहार में कौन से अभ्रक पाए जाते हैं? मस्कोवाइट अभ्रक पाए जाते हैं। अगला करा कैमूर और रोहतांग जिले में डोलोमाइट का भंडारण है।
देखा जाए तो कैमूर जिले में और रोहतास जिले में कौन माइट का, डोलोमाइट का क्या है, भंडारण है। इसका कुल संचित भंडारण बिहार में 180,000 टन है। देखा जाए तो इसका कुल जो संचित भंडारण है जो 180,000 टन है। सिलिका सैंड मुख्य रूप से मुंगेर जिले से प्राप्त होता है। और देखा जाए कौन सैंड, सिलिका सैंड मुख्य रूप से कौन से जिले में होता है, मुंगेर जिले में से प्राप्त होता है। इसका कुल भंडारण, कौन भंडारण, कुल भंडारण 5.25 हजार मेट्रिक टन पायराइट्स है। इसका कुल भंडारण है जो कितना है, 5.25 हजार मेट्रिक टन प्राप्त है। इसके लिए रोहतास का अमझोर पहाड़ी प्रसिद्ध है। और देखा जाए तो इसके लिए रोहतास का कौन पहाड़ी, अमझोर पहाड़ी प्रसिद्ध है। दूसरा केंद्र कैमूर जिला, और कौन जिले में, कैमूर जिले में भी यह विस्तृत है या कह सकते हैं वहाँ भी डोलोमाइट मिलता है, भंडारण है डोलोमाइट का। बिहार में पायराइट्स भंडार 98.79 हजार मीट्रिक टन है। अगर देखा जाए बिहार में पायराइट्स का भंडारण कितना है, 98.79 हजार मीट्रिक टन है। और अब यह बिहार का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। और अब देखा जाए तो ये बिहार का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण खनिज के रूप में देखा जा रहा है, या सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। करा गया, ओ छूट गया सर, हरी वाली डिबिया। हम कह लीजिए आपकी हरी वाली डिबिया आ गया आपके साथ। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, अमझोर पहाड़ी रोहतास के पायराइट से 40% गंधक मिलता है। देखा जाए अमझोर पहाड़ी रोहतास के पायराइट्स में कितने प्रतिशत, 40% गंधक मिलता है। सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए पायराइट्स रोहतास एवं कैमूर के खदानों से हो जाता है। देखा जाए तो सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए पायराइट्स रोहतास के कैमूर के खदानों से जाता है। ये जितना भी जाता है पायराइट से रोहतास के और कैमूर जिले से खदाई होकर जाता है। अमझोर पहाड़ी में पायराइट्स का जमाव 125 किलोमीटर में है। अमझोर पहाड़ी में देखा जाए तो इसका पायराइट्स का जमाव जो है, जो इकट्ठा है 125 किलोमीटर तक या क्या हुआ है, फैला हुआ है। गया, नवादा, मुंगेर एवं बांका जिलों में कवाटजन की खानें हैं। देखा जाए तो गया, नवादा, मुंगेर एवं बांका जिले में किसकी खानें हैं, कवाटजर की खानें हैं। यह एक कीमती पत्थरों से एक है। अगर देखा जाए क्वाटजर जो है, जो एक कीमती पत्थरों में से एक यह है। कौन सा पत्थर, क्वाटजर पत्थर। ये कहाँ पाया जाता है, गया, नवादा, मुंगेर और बांका जिले में पाया जाता है। बिहार में इसका कुल भंडारण, कौन है, बिहार में इसका कुल भंडारण 10.83 हजार मीट्रिक टन है। देखा जाए तो बिहार में इसका कुल भंडारण कितना है, 10.83 हजार मीट्रिक टन। बिहार में कुछ मात्रा में फेल्सफार लगभग 5,000 मीट्रिक टन उपलब्ध हैं। देखा जाए बिहार में फेल्सफार है जो लगभग 5,000 मीट्रिक टन उपलब्ध है। यह भी एक कीमती पत्थर है। और यह एक कैसी पत्थर है, कीमती पत्थर है, जो कि दक्षिण जिलों से प्राप्त होता है। और ये कौन सा जिलों से प्राप्त होता है, दक्षिण जिलों से प्राप्त होता है। कौन पत्थर, कीमती पत्थर, यानी कहने का मतलब बहुत ही महंगे पत्थर है। तो सर पत्थर का काम क्या होता है, पत्थर का देखते हैं टाइल्स बनता है, बहुत सारे तो मूर्ति बनते हैं और बहुत सारे कलाकृतियाँ टाइल्स में, पत्थर में बनाए जाते हैं। चीनी मिट्टी का भंडारण भागलपुर, मुंगेर एवं बांका जिले में है। कौन मिट्टी, चीनी मिट्टी। देखते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन भी बनते हैं, बहुत सारे मूर्तियाँ भी चीनी मिट्टी का बनाया जाता है। कौन से जिले में भंडारण इसका है, भागलपुर, मुंगेर और बांका जिले में स्थित है। इसका मुख्य उत्पादन 1.2 लाख मीट्रिक टन है। और देखा जाए तो इसका मुख्य उत्पादन कैसी है, 1.2 लाख मीट्रिक टन है। लखीसराय, कौन सराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर जिले में स्लेट के संभावित भंडार हैं। अगर देखा जाए तो लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर जिले में स्लेट के संभावित भंडार, यानी कि स्लेट पाए जाएंगे। स्लेट का जो पत्थर होते हैं वो काले जैसे होते हैं, वो वाला पत्थर पाए जाएंगे। इसका कुल भंडारण 4 लाख घन मीटर से कुछ अधिक है। अगर देखा जाए इसका भंडारण जो है, स्लेट का भंडारण है भागलपुर और लखीसराय, मुंगेर में पाया जाता है। 4 लाख घन मीटर क्षेत्रफल से भी इसका ज़्यादा भंडारण है। सारण, पूर्वी चंपारण,
पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद में सोरा पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। अगर देखा जाए तो चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद, इस सोरा जो होते हैं यहाँ सोरा क्या पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। बोल सोरा क्या है इसके अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, नीचे अगले वीडियो में तो हम जरूर अवश्य बताएंगे आपको। करा है प्रमुख खनिज, और भी बहुत सारे खनिज है जो प्रमुख खनिज है। बोल जैसे सर परमाणु खनिज, कौन खनिज? परमाणु खनिज, जिसको कहते हैं एटॉमिक मिनरल्स। ग्रेफाइट, जिसे हम ब्लैक लीड या प्लम्बोग के नाम से भी जाना जाते हैं। ग्रेफाइट को ब्लैक लीड या प्लम्बोगोस के नाम से जाना जाते हैं। यह मुख्य रूप से रिफ्रैक्टरी उद्योग में उपयोग होता है। ये मुख्य रूप से किस में उपयोग होता है? रिफ्रैक्टरी उद्योग में उपयोग होता है। यह मुंगेर एवं रोहतास जिले से प्राप्त होते हैं। ये कौन से जिले से प्राप्त होते हैं? मुंगेर एवं रोहतास जिले से प्राप्त होते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं हम लोग आगे, टाइम को बर्बादी कम करते हुए आगे पढ़ने पर ध्यान देते हैं। ईंधन खनिज, कौन खनिज? ईंधन खनिज। फ्यूल मिनरल्स, गंगा द्रोणी, कौन द्रोणी? गंगा द्रोणी। कहाँ की बात है? बिहार में खनिज के तेल मिलने की संभावना है। जो करा ईंधन खनिज जो है, ईंधन खनिज है जो गंगा के द्रोणी में यानी कि गंगा के मुहाने पर नदियाँ में ये खनिज जो तेल मिनरल्स खनिज है, खनिज तेल है जो मिलने की संभावना है। मिले भी तक नहीं, संभावना है कि मिलेगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC, कौन? NGC, ONGC। कैंस बहुराष्ट्रीय कंपनी की मदद से, कैंस और बहुराष्ट्रीय कंपनी की मदद से इससे प्रयास चल रहा है। ONGC के द्वारा और बहुत सारे बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा इसको खोजने में मदद किया जा रहा है। खोजने की संभावनाएं अधिक प्रबल है या खोजा भी जा रहा है, जिससे मिलने की मदद है, उम्मीद है कि मिल जाएगा, जिससे बिहार में बिहार का आर्थिक स्थिति और सुधार आ जाएगा। दरभंगा तथा चंपारण क्षेत्र में खोज का काम चल रहा है। और दरभंगा चंपारण जिले में क्या का काम चल रहा है? खोज का काम चल रहा है। इस प्रकार से देख सकते हैं सोडियम लवण कहाँ पाए जाते हैं? सोडियम लवण यहाँ स्थित है। और सोर्रा कहाँ पाया जाता है? सोर्रा यहाँ स्थित है। और चीनी मिट्टी जहाँ सी लिखा हुआ वहाँ चीनी मिट्टी है। यहाँ एल जहाँ लिखा हुआ चूना पत्थर है, यहाँ चूना पत्थर स्थित है। डोलोमाइट डी जहाँ है वहाँ डोलोमाइट है। और ग्रेफाइट जहाँ जी लिखल है वहाँ कौन फाइट? ग्रेफाइट। पी जहाँ लिखल है पायराइट, तब पी कहाँ लिखल है? तो बोल सर पी यहाँ लिखल है यहाँ, तब पायराइट्स यहाँ स्थित है या कह सकते हैं पाए जा रहे हैं। एक मैप के द्वारा आपको बताया गया खनिज के बारे में। अगर आगे हम देखें इस खनिज के अतिरिक्त ग्रेनाइट और भी बहुत सारी चीज़ पाए जाते हैं। कोची ग्रेनाइट, उच्च कोटि के बालू एवं कले मिट्टी का पर्याप्त भंडार करा। इसमें ग्रेनाइट्स पाए जा रहे हैं, उच्च कोटि के बालू पाए जाते हैं, मिट्टी के पर्याप्त भंडार पाए जा रहे हैं। ग्रेनाइट्स का भंडारण किया गया है। कौन नाइट्स का भंडारण किया गया है? ग्रेनाइट्स का। जहानाबाद, कौन बाद? जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई, नवादा, भागलपुर और बांका जिले में स्थित है। जो ग्रेफाइट को कहाँ, ग्रेफाइट का भंडारण, क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि ग्रेफाइट का भंडारण बिहार के किन किन जिलों में से है, तो कहीं आप क्या जवाब दीजिएगा? ग्रेफाइट का भंडारण बिहार में निम्न जिलों में है: जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई, नवादा, भागलपुर इत्यादि। लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। करा शक्ति के संसाधन, करा इंग्लिश में सोर्स ऑफ एनर्जी। किसके संसाधन? शक्ति के संसाधन। बिहार शक्ति के साधनों में किसी भी संसाधन में विकसित नहीं है। अगर देखा जाए तो बिहार शक्ति के संसाधनों में किसी भी साधन में विकसित नहीं है। इस संबंध में दूसरे पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। इसके संदर्भ में दूसरे पर अधिक रूप में निर्भर रहना पड़ता है। इस क्षेत्र में कुल इकाई विकसित है। इस क्षेत्र में कौन इकाई? कुल इकाई कौची है? विकसित है।
तो इस परंपरागत ऊर्जा स्रोत में तापीय विद्युत केंद्र है। तो इस परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कैसा है? तापीय विद्युत केंद्र है। कौन विद्युत केंद्र? तापीय विद्युत, यानी सबसे ज़्यादा शक्ति साधन में तापीय विद्युत क्षेत्र पर है। हम लोग सबसे ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं कोयल विकास पर निर्भर कर रहे हैं, कोयल उद्योग पर, या कह सकते हैं कोयल एनर्जी पर उद्योग कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? तापीय विद्युत केंद्र। बोल सर तापीय विद्युत केंद्र क्या है, जिसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हम लोगों को तापीय विद्युत संयंत्र समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है और गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है और जल विद्युत स्रोत क्या है, तब हमको समझ में आएगा ऊर्जा का स्रोत समझ में आएगा। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में बिहार में कई तापीय विद्युत केंद्र हैं। अगर देखा जाए परंपरागत, जो परंपरा से ही चलते आ रहा है उसी तरीक़ा से ऊर्जा का स्रोत प्राप्त किया जा रहा है, और आज भी, पहले भी पूर्वज समय में भी इसी प्रकार से ऊर्जा का स्रोत प्राप्त किया जाता था, और आज वर्तमान समय में भी ऊर्जा का स्रोत इसी तरीक़ा से प्राप्त किया जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। इनमें कहलगांव, काटी और बरौनी तापीय विद्युत केंद्र है। इनमें कौन कौन सा विद्युत केंद्र है? कहलगांव, काटी और बरौनी तापीय विद्युत केंद्र है। तो दरअसल विद्युत केंद्र किसको कहते हैं, जो थोड़ा सा समझा दीजिए। हम लीजिए आपको ही समझा ही देते विद्युत केंद्र किसको कहा जाता है, तो समझिएगा। विद्युत केंद्र समझने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। होता है, हम लोग जानते हैं कि विद्युत को निर्माण करने के लिए हमें क्या चीज़ का घुमाना पड़ता है? डायनमो को घुमाना पड़ता है। इस तरीक़े से डायनमो जब घूमेगा तो विद्युत का निर्माण होगा। तो डायनमो को घुमाने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको भाप में ज़्यादा पावर होता है, इसलिए भाप द्वारा इसे क्या किया जाता है? इसे भाप देकर भाप से घुमाया जाता है। तो भाप से घुमाने के लिए इसमें क्या चीज़ की आवश्यकता चाहिए? पानी की आवश्यकता चाहिए। तो पानी भाप के रूप में बदलेगा कब? जब इसको ऊर्जा मिलेगा तब। और ऊर्जा अधिक मात्रा में मिलेगा कौन? बिहार में ऊर्जा अधिक मात्रा में किससे? कोयला से प्राप्त होता है। इसको कोयला जलाया जाता है। कोयला जला तो पानी गर्म हुआ, इस तरीक़ा से रहता है ना। हम आपको छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से इस तरीक़ा से समझाया जाते हैं। तो कोयला जला तो उष्मा निकला तो पानी गर्म हुआ तो क्या हुआ? भाप निकला तो यहाँ जोर से पड़ेगा तो डायनमो घूमेगा तो क्या चीज़ निकलेगा? विद्युत धारा प्रवाहित होगा, यानी कह सकते हैं बिजली का। इसलिए इसको कहते हैं तापीय विद्युत केंद्र। कौन विद्युत केंद्र कहा जाता है? तापीय, यानी ताप के द्वारा विद्युत को बनाया जा रहा है। इसलिए तापीय विद्युत केंद्र में कोयला का अधिक प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसे गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है, क्योंकि कोयला आज ही से नहीं, पूर्वज समय से ही इसके द्वारा बनाया जा रहा है, उपयोग में लाया जा रहा है। इसका कहलगांव सुपर थर्मल पावर की उत्पादन क्षमता 840 मेगावाट है। इसमें कहलगांव में विद्युत ऊर्जा का केंद्र है। इसमें लगभग 840 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। यह केंद्र द्वारा प्रयोजित एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी के अधीन कार्य करता है। जो ये केंद्र है जो एनटीपीसी के अधीन काम करता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। भविष्य में इसकी क्षमता 1500 मेगावाट करने की योजना है। ये तो अभी कितना बिजली उत्पादन कर रहा है? 840 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है। आने वाले समय में इसको कितना रखा गया कि 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन इसके द्वारा किया जा सकता है। काटी तापीय विद्युत केंद्र मुजफ्फरपुर के निकट है। देखा जाए तो काटी तापीय विद्युत केंद्र कौनपुर के निकट है? मुजफ्फरपुर के निकट है। इसकी उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 120 मेगावाट है। और बरौनी ताप विद्युत परियोजना की स्थापना रूस के सहयोग से किया गया था। ये बरौनी तापीय विद्युत परियोजना है, ये रूस की मदद से, सिर्फ भारत अपने मदद से नहीं किया था। इस रूस की सहायता, रूस का टेक्नोलॉजी लगा, रूस का पैसा लगा, तब जाके किया। अब आपके मन में आया सर कि रूस क्यों हमारे देश में पैसा लगाने के लिए देगा? क्योंकि विकसित देश है। अब विकसित देश आगे हम लोग पढ़ेंगे, आर्थिक समस्या में पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे कि किस तरीक़ा से विकसित देश विकासशील देश को मदद करता है, जिससे दोनों में तालमेल बने रहते हैं। इसकी उत्पादन क्षमता 145 मेगावाट है। और बरौनी तापीय विद्युत ऊर्जा की उत्पादन क्षमता कितना है? 145 मेगावाट है। इस परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त कुछ प्रस्तावित तापीय परियोजना भी है। इसी के अंतर्गत और भी प्रस्ताव में उस समय रखा गया था कि और सारे परियोजनाएं भी खोले जाएंगे। इसमें बाढ़ और नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना है। अब बाढ़ में जो विद्युत परियोजना है, तो बाढ़ में एनटीपीसी जो स्टार्ट हो गया, लेकिन नबीनगर में हमें नहीं पता है कि स्टार्ट हुआ है कि नहीं, लेकिन बाढ़ में पता है कि स्टार्ट कर दिया गया है। इसका परियोजना के चालू भी हो गया, इससे विद्युत उत्पादन भी हो रहा है।
बाढ़ प्रस्तावित तापीय विद्युत परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 200 मेगावाट है। कितने 100 मेगावाट? 200 मेगावाट का ये विद्युत का उत्पादन करता है। इसके तैयार होने जाने के बाद दक्षिण बिहार के बिजली संकट समाप्त हो जाएगा। ये कह रहा है, इसमें पुराना है लेकिन अब चालू हो गया, लेटेस्ट में चालू हो गया। इसको बहुत सारे उत्तरी बिहार में विद्युत की क्षमता क्या हो गया, खत्म हो गया। इस तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य एनटीपीसी द्वारा हो रहा है। यह पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में है। यहाँ काम तेजी से चल रहा है। काम तेजी से नहीं चल रहा है, यह स्टार्ट भी हो गया, चालू भी हो गया। नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण रेलवे एवं एनटीपीसी के संयुक्त प्रयास से हो रहा है। इसका प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 10,10 मेगावाट है और औरंगाबाद जिले में भी यह स्थित है। तो सोचिए, बाढ़ में 200 मेगावाट बिजली है जो उत्तर भारत को, उत्तरी बिहार को कह सकते हैं दक्षिणी बिहार को विद्युत के संकट से मुक्त कर सकता है। 200 मेगावाट, तो सोचिए 400 मेगावाट, 800 मेगावाट, 1600 मेगावाट, जहाँ 1000 मेगावाट उत्पादन हो रहा, तो कितना बिजली का उत्पादन करता होगा। बोल सर भूल गए हमके क्या, हरी वाली डिबिया हमकी नहीं भूले। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कहलगांव सुपर थर्मल पावर बिहार के सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना है। तो कहलगांव सबसे बड़ा तापीय परियोजना बिहार में कौन सा है? तो कहलगांव थर्मल पावर परियोजना है। इसका स्थापना 1979 में हुआ। 1979 क्वेश्चन पूछेगा कि इस तरीक़े से कि बिहार का सबसे बड़ा तापीय विद्युत परियोजना कौन है? कहलगांव। कब स्थापित किया गया? तो 1779 में स्थापित किया गया। बरौनी तापीय विद्युत परियोजना 1770 में स्थापित किया गया था। बरौनी, तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बरौनी तापीय विद्युत परियोजना कब स्थापित किया गया था? 1770 में। कहलगांव एवं कांटी के लिए कोयला झारखंड के खानों से प्राप्त किया जाता है। कहलगांव एवं कांटी के लिए कोयला कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कौन खंड से? झारखंड से प्राप्त किया जाता है। जबकि बरौनी के लिए कच्चा माल एवं डीजल बरौनी तेल शोधन कारखाने से मिलता है। अब बरौनी से कच्चे माल कहाँ से मिलता है? माल डीजल बरौनी तेल संशोधन कारखाने से मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करते होंगे कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपका यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। आज का वीडियो इतना ही तक। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे विद्युत, जल विद्युत। कौन विद्युत के बारे में जानेंगे? जल विद्युत के अगले पाठ में।